स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस लेकर आई हूँ। चैप्टर थर्ड का ये पार्ट फर्स्ट है। आज इस पार्ट में मैं आप लोगों के लिए विज्ञान शिक्षण या फिर जो कहें कि शिक्षण प्रणालियाँ क्या क्या हैं वो लेकर आई हूँ। इससे पहले जो मैं चैप्टर लाई थी, इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान से संबंधित उद्देश्य क्या है उसके ये मैं बताई थी। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान से संबंधित जो शिक्षण प्रणालियाँ हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन, मनन, समस्या समाधान को जागृत करने के लिए विकसित किया गया है। ये जितने भी जो मेथड हैं या फिर जितनी भी ये विधियां हैं, दरअसल ये छात्रों को ध्यान में रख कर ही इनकी खोज की गई है, ताकि छात्रों को अपने विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, वो उसमें रुचि ले, उसमें बहुत ज़्यादा खोज करे, उसके पीछे के रहस्यों को समझे। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ व्याख्यान विधि। दरअसल इस विधि में यह है कि यह अत्यंत प्राचीन विधि है। इसका उपयोग उस समय से किया जा रहा है जब मुद्रण यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था, पुस्तकें दुर्लभ थी, वे विद्यार्थियों को तो क्या अध्यापकों को भी सरल से उपलब्ध नहीं थी। व्याख्यान विधि पाठ्य पुस्तकों के सुलभ होने पर भी आज के युग में अत्यधिक प्रचलित है। कॉलेज की कक्षाओं में से सर्वमान्य और उपयोगी विधि के रूप में ग्रहण किया है और अन्य विधियां इसके परिपोषक, सहायक या पूरक ही कही जा सकती हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि छात्र अगर प्राचीन काल से लेकर आज तक यानी 20वीं शताब्दी तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्राचीन काल में गुरुकुल वगैरह में जो गुरु होते थे वो छात्रों के समक्ष अपने द्वारा तैयार किया हुआ कोई भी पाठ लाते थे, उसके जरिए उनको बताते थे और छात्र इसमें छात्रों के जो अध्यापक उनको ज्ञान दे रहे हैं उसको ग्रहण करते थे, उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे। और यही विधि आज भी प्रचलित है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, कि अध्यापक आते हैं, अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। इस विधि की अच्छी बात यह है कि ये कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकती है और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें समय और लागत दोनों की ही बचत होती है। लेकिन अगर हम इसके दोष की बात करें तो दोष इसमें ये है कि ये विधि सभी वर्ग के छात्रों के लिए उचित नहीं है। ये छोटी कक्षाओं के लिए यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। यानी कि जो छात्र अभी सिर्फ चीज़ों को देखकर ही समझ रहे हैं, वो लेक्चर मेथड के ज़रिए चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उन चीज़ों को देखेंगे नहीं। तो ये विधि उनके लिए बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ पढ़ाना और बच्चों की इसमें सक्रिय सहभागिता को ना प्रदर्शित करते हुए बल्कि निष्क्रिय सहभागिता प्रदर्शित करती है। तो चलिए मैंने आप लोग को आज ये बताया कि व्याख्यान विधि के गुण और दोष क्या है, व्याख्यान विधि क्या होती है। अब आगे की विधि के बारे में बात करती हूँ। प्रदर्शन व्याख्यान विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड। ये विधि थोड़ी सी महत्वपूर्ण बढ़ जाती है, इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब इसमें छात्र और अध्यापक दोनों की सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करती है। सपोज अगर कोई अध्यापक को जानवरों के बारे में, विभिन्न तरह के जानवरों के बारे में बताना है लेक्चर के जरिए, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन पेश करता है। वो किस तरह से कि छात्रों को अपने पास के ही किसी संग्रहालय में, जहाँ पे जैसे कि चिड़ियाघर है, वहाँ पे छात्रों को ले जाता है, विभिन्न तरह की जीव जंतुओं से उसको अवगत कराता है। अब छात्र की यहाँ पे सक्रिय सहभागिता ये प्रदर्शित करती है कि छात्र उन जीव जंतुओं को देख रहे हैं और न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वो उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने का और उनका स्वभाव किस तरह का है, ये सभी चीज़ें समझ रहे हैं। और छात्र ये सभी प्रश्न अध्यापक से करते हैं और अध्यापक उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे छात्र और अध्यापक दोनों की ही सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित हो रही है। छात्र अब अपने इस विषय में रुचि ले रहे हैं, छात्रों को समझ में आ रहा है, इससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस विधि का जो दोष है सबसे बड़ा ये कि यह विधि बहुत सारे लोगों को एक साथ मुहैया नहीं करा सकती है, यानी कि इसमें श्रम, लागत और समय तीनों ही बहुत ज़्यादा लगता है। आप एक समय में सिर्फ और सिर्फ 10-12 छात्रों को ही ले जा सकते हैं, बल्कि एक समय में 50-60 छात्रों को नहीं ले जा सकते, यानी कि एक समय में
कम छात्रों को इतनी ज़्यादा मुहैया नहीं करा सकते हैं सभी। तो इस जो आपका प्रदर्शन व्याख्यान विधि है, इसके गुण और दोष मैंने आप लोगों को दोनों बताए हैं। अब नेक्स्ट विधि की मैं बात करूं यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। अब इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों की ही सहभागिता इस तरह से प्रदर्शित हो रही है कि छात्र अध्यापक जब कक्षा में आता है तो वो आपको यह बता देगा कि वो अगले दिन आप लोगों को क्या पढ़ाएगा। तो आप उस पाठ्य पुस्तक के जरिए उस टॉपिक को लेकर आएंगे, अगले दिन उसको पढ़ के आएंगे, उससे संबंधित सभी जानकारियां जुटाकर आएंगे। और अध्यापक जब उस प्रश्न उस पाठ को पूरा पढ़ा लेगा तो आप उससे जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारियां उपलब्ध करना मतलब कि जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा भी है और बहुत गुण से दोष से भरा हुआ भी। दोष से भरा ये है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अध्यापक और छात्र, इसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता इतनी है कि वो उससे संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा है, लेकिन छात्र यहाँ पे किसी भी चीज़ को अपने द्वारा कल्पनाशीलता की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि लैबोरेटरी मेथड, ये विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी, यानी कि विज्ञान बिना प्रयोगशाला विधि के अधूरा है। अगर मैं बात करूं प्रयोगशाला विधि में, तो आज के समय में हर विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला का उपलब्ध कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि बिना प्रयोगशाला के बच्चे, विज्ञान के बच्चे नई चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि बच्चों को किस तरह से प्रयोगशाला में ले जाकर एक पौधे के बारे में, एक गुड़हल के पौधे के बारे में, किस तरह से गुड़हल का बीज होता है, उसमें जननांग होते हैं, पत्तियां क्यों होती हैं, पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, ये सभी जानकारी, या फिर एक कॉकरोच के बारे में कि किस तरह से कॉकरोच के इतने पैर होते हैं, किस तरह से कॉकरोच देखता है, कॉकरोच के विभिन्न अंगों के बारे में, ये सभी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी के द्वारा ही संभव हो पाती है। और लेबोरेटरी मेथड बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय सहभागिता प्रदर्शित करते हैं, बच्चों को रुचि इसमें लेते, बच्चे इसमें खोज करते हैं, नए नए चीज़ों को ध्यान में रखे खोज प्रश्न करते हैं। तो ये लेबोरेटरी मेथड बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट बात करें अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। ये दरअसल बहुत ही उपयोगी इसलिए है क्योंकि ये बच्चों के लिए ही है। इस विधि में क्या है कि छात्र, अध्यापक जब आता है तो वो कक्षा में आके कोई पाठ नहीं पढ़ाता है, बल्कि वो छात्रों को कोई भी एक टॉपिक दे देगा। सपोज छात्रों को उसने ये टॉपिक दे दिया कि चाहिए आप किसी पेड़ के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेती हूँ केले के पेड़ के बारे में, यानी कि बनाना ट्री के बारे में। हर छात्र को उसकी रुचि और उपयोगिता के बारे में, रुचि और उपयोगिता को ध्यान में रखकर वो सभी छात्र को अलग अलग टॉपिक देता है। यानी कि अब यहाँ पे छात्र जो बहुत ही मेधावी है उसके संबंधित उसको अलग टॉपिक देगा, और जो पढ़ने में कमजोर है, मंद बुद्धि वर्ग का बालक है, उसको एक अलग टॉपिक देता है और उससे बोलता है कि आप जाकर इतने दिन में इससे संबंधित जुड़ी सभी जानकारियों को प्राप्त करें। तो यहाँ पे छात्र की सक्रिय सहभागिता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और अध्यापक यहाँ पे निष्क्रिय होता है, क्योंकि उसने छात्र को ये चीज़ें दे दी है। अब छात्र एक सप्ताह, और वो समय सीमा भी बता देता है कि आपको ये समय सीमा 1 सप्ताह, 1 महीना या फिर इसी तरह से। तो वो छात्र अपने द्वारा तैयार किया वह संपूर्ण जानकारी इससे जुटाता है, खोज करता है, पाठ्य पुस्तकों में देखता है, मैगजीन्स में देखता है और तरह तरह की जानकारियाँ जुटा के अपने अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये जो आपकी अन्वेषण विधि है या ह्यूरिस्टिक मेथड बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा रोल प्ले बच्चे ही कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे टीचर, ये चाइल्ड सेंटर विधि है, यहाँ पे बच्चे ही सब कुछ करते हैं, अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ लेके आ रहे हैं, अपने द्वारा तैयार की हुई खोज जो उन्होंने की है तो ये समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड। इसमें ये विधि भी बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे छात्रों के कुछ ग्रुप बांट दिए जाते हैं, यानी 2 छात्र, 3 छात्र या 4 छात्र। जो कुछ छात्र जो बहुत मेधावी होते हैं, कुछ छात्र जो मंद बुद्धि के होते हैं,
अध्यापक उनको कुछ ऐसे टॉपिक दे देते हैं। सपोज जो बहुत ही मेधावी छात्र है उसको बोल दिया कि आप जो समस्त जो पर्यावरण है उसमें होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में आप बताइए, प्रोजेक्ट दे दिया कि इसकी सभी क्रियाओं के बारे में पता करिए। और जो मंद बुद्धि का छात्र है तो उसको बोल दिया कि आपके जो घर में घरेलू जानवर हैं उसके बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करके लाइए। तो यहाँ पे ये ग्रुप बांट दिए जाते हैं और छात्रों को समय सीमा बता दी जाती है इस प्रोजेक्ट मेथड के जरिए कि आपको 1 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करनी। तो छात्र यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सभी छात्रों की सक्रिय सहभागिता होती है। सभी छात्र अपनी तरह से जानकारियां जुटा कर लाते हैं, अपनी तरह से खोज करते हैं, अपनी तरह से अन्वेषण कर रहे हैं। इसमें वो चिंतन मनन और उनके सभी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। तो ये विधि भी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित हुई है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आज के समय में एग्जाम्पल पेश करूं हिस्टोरिकल मेथड का, हिस्टोरिकल मेथड में ये होता है कि आप अपने इतिहास में जाकर आज भविष्य की यानी कि वर्तमान की चीज़ों को समस्या का हल निकालना, वर्तमान में हो रही जो भी समस्याएं हैं उसका हल निकालने के लिए आपको इतिहास में जाकर खोज करना ही हिस्टोरिकल मेथड है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आज के समय में कोरोना या कोविड-19 इतना ज़्यादा फैला है। तो इसको फैलने से रोकने के लिए और इसकी समस्या का समाधान, कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई है, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी ये अस्तित्व में आया, किस तरह से ये खत्म हो सकता है या किस तरह से इसका ये सारी चीज़ें इतिहास में जाकर हुई। यानी कि कोरोना चाइना के एक वुहान सिटी से शुरू हुई है। इसमें किस तरह से इन्फेक्शन लोगों में फैला, क्या क्या सिम्टम्स नजर आए और किस तरह से ये पूरे विश्व में फैला और इसका इलाज किस तरह से संभव है। तो ये एक ऐतिहासिक विधि है, यानी कि आज वर्तमान समय में आई हुई समस्या का समाधान इतिहास में जाकर निकालना ही ऐतिहासिक विधि कहलाता है। इसमें आपका लाभ तो ये है कि आप नई नई जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके जरिए नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, इसमें खोज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी सक्रिय सहभागिता बढ़ जाएगी। लेकिन इसका दोष ये है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। आपको नहीं पता कि कितने समय में आप ये सारी जानकारियां जुटाएंगे, इसमें समय लग रहा है, लागत आपकी बहुत ज़्यादा लग रही है, श्रम आपका बहुत लग रहा है। तो यह मेथड उपयोगी तो सिद्ध है ही, लेकिन साथ साथ बहुत सारे इसमें समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब मैं अगली विधि की बात करूंगी, डाल्टन विधि, डाल्टन मेथड। दरअसल ये भी बहुत ही उपयोगी मेथड है। ये भी एक तरह के प्रोजेक्ट मेथड या असाइनमेंट मेथड की तरह है। असाइनमेंट या डाल्टन मेथड की बात करूँ तो इसमें अध्यापक किसी छात्र को पूरे विषय के बारे में बता देगा और उससे बोलेगा कि आप इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें या इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और पूरे वर्ष भर आप इसके बारे में खोजें और वर्ष के अंत में आप इससे जुड़ी समस्त जानकारियां हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे छात्र की संपूर्ण जानकारी यानी छात्र की सक्रिय सहभागिता होती है और अध्यापक एकदम निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पे अध्यापक ने तो बता दिया कि आपको अपने कोई भी टॉपिक दे दिया और बोला कि उससे संबंधित आप संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करें। सपोज उसने बोल दिया कि आप अपने आसपास जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसके बारे में पता कीजिए कि आपके छात्र, आपके आसपास जो छात्र हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, क्यों विद्यालय छोड़ रहे हैं या क्यों पढ़ने के लिए प्रमोट किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। तो यहाँ पे छात्र पूरे वर्ष भर उन पे रिसर्च करेगा और रिसर्च करने के बाद में उन पे खोज करेगा, उनकी समस्याओं को पढ़ेगा, उन समस्याओं को लिखेगा, समाधान करने के तरीके ढूंढेगा। तो ये सारे तरीके पूरे साल भर देखता है और इस साल भर देखने के बाद में वो अध्यापक के सामने उसको प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित उसको वो हल भी खुद ही बताता है। तो यहाँ पे आई होप मैंने आप लोगों को जितनी भी मेथड के बारे में बताया है। व्याख्यान विधि टीचर सेंटर होती है, प्रदर्शन व्याख्यान विधि टीचर और चाइल्ड सेंटर होती है, टेक्स्ट बुक विधि जो है मेथड है ये भी टीचर और चाइल्ड सेंटर है, प्रयोगशाला विधि यहाँ पे टीचर चाइल्ड सेंटर है लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अन्वेषण विधि चाइल्ड सेंटर है, प्रयोजन विधि भी चाइल्ड सेंटर है। ये सारी विधियां हैं जो
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये सभी चाइल्ड सेंटर हैं और ये विधियां छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आई होप आपको आज जो मैं जितनी भी शिक्षण प्रणाली लेकर आई हूँ वो सभी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।